अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम चैप्टर नंबर 24 सर्कुलेटरी शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट। आज यहाँ से हम कार्डियो CVS का शुरू कर रहे हैं पोर्शन। आई होप आपको समझ में आया और कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा, सर्कुलेटरी शॉक एंड इट्स ट्रीटमेंट। सर्कुलेटरी शॉक, बेसिकली सर्कुलेटरी शॉक का मतलब क्या है? सर्कुलेटरी शॉक का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जिसमें कम ब्लड फ्लो हो, जिसमें लैक ऑफ ब्लड फ्लो हो, जिसकी वजह से जो हमारे पास ऑर्गन्स हैं, बॉडी टिश्यूज़ वगैरह हैं हमारे पास, उनको डैमेज हो, उनको स्कीमिया हो, उनको नेक्रोसिस हो और वो उनकी डेथ हो जाए। सही है, इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब ये है सिंपली सर्कुलेटरी शॉक। अच्छा, अगर हम इसके कॉजेज़ पढ़ें सर्कुलेटरी शॉक है तो इसमें आते हैं हमारे पास दो कॉजेज़। एक कार्डिक एब्नॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं कि मतलब हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, कोई ऐसी एब्नॉर्मेलिटी हो गई, कोई उनके उसके वेब्स कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई एरिथमियास डेवलप हो गए, या फिर कोई ऐसे फैक्टर्स हों जो डिक्रीज़ कर दें वीनस रिटर्न और ऑल्सो डिक्रीज़ कार्डिक आउटपुट। मतलब कि ऐसे फैक्टर्स हों जो कि वीनस रिटर्न को डिक्रीज़ कर दें। कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, कोई ब्लड वॉल्यूम ही डिक्रीज़ हो गया, कोई वेस्कुलर टोन हो डिक्रीज़ हो गया जिससे ब्लड ऊपर आ ही नहीं पा रहा हार्ट तक, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लड हाइपोवॉलीमिया है, तो ऐसे कॉजेज़ हों तो वो वीनस रिटर्न जो होता है उसको डिक्रीज़ कर देते हैं कार्डिक, और इस वजह से इवेंचुअली कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है और सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो जाता है। अच्छा, अगर हम पढ़ें आर्टीरियल प्रेशर के बारे में, तो आर्टीरियल प्रेशर आपको पता है, आर्टिरियल प्रेशर इज़ द प्रिंसिपल मेजर ऑफ एडुकेसी ऑफ सर्कुलेटरी फंक्शन। मतलब हम आर्टीरियल प्रेशर देखते हैं हम कभी भी सर्कुलेटरी अपना फंक्शन देखते हैं, मतलब जब ब्लड प्रेशर वगैरह हम चेक करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, आर्टीरियल प्रेशर मोस्टली मेंटेन कर देता है हमारे जो नर्वस रिफ्लेक्सेस होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है वो हमारा आर्टीरियल प्रेशर को मेंटेन कर देता है, इसलिए इसको ज़्यादातर इतना फ्लक्चुएट नहीं करता ये। अच्छा, अब हमारे पास हम पढ़ें तो हमारे पास 3 तरह के शॉक होते हैं। स्टेजेस ऑफ शॉक 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास: नॉन प्रोग्रेसिव शॉक, प्रोग्रेसिव शॉक और इरिवर्सिबल शॉक। नॉन प्रोग्रेसिव शॉक मतलब है कि शॉक हुआ था थोड़ा सा, लेकिन वो खुद ही हमारी बॉडी ने उसको कंपनसेट कर लिया और फुल रिकवरी हो गई। प्रोग्रेसिव शॉक क्या होगा कि इसमें बॉडी कंपनसेट नहीं कर पाई, हम थेरेपी दे रहे हैं बाहर से, लेकिन हमारी बॉडी फिर भी वो हो जा रही है, शॉक बहुत ही ख़राब होता जा रहा है, बुरा से बुरा होता जा रहा है, और जब तक डेथ नहीं हो जाती जब तक शॉक होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है ब्लड फ्लो। और थर्ड है इरिवर्सिबल स्टेज, जिसमें हमें पता है कि शॉक इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना कम ब्लड सर्कुलेटरी शॉक है, ज़्यादा है कि कुछ भी हम थेरेपी देते हैं तो उससे हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल शॉक। सही है। अब हम पढ़ेंगे कि शॉक कॉज्ड बाय हाइपोवॉलीमिया हेमोरेजिक शॉक, कि मतलब ब्लड इतना कम हो चुका है, इतना ब्लड का वॉल्यूम कम हो चुका है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में शॉक डेवलप हो जाता है। अब जब हेमरेज का मतलब क्या होता है? हेमरेज का मतलब है सिंपली कि ब्लड कहीं से भी, किसी भी आर्टरी से, किसी भी वेसल से ब्लड इतना डिक्रीज, वहाँ से इतना मतलब ज़ाया हो गया है, इतना गिर गया है, ख़त्म हो गया है कि कोई ट्रॉमा वगैरह हो गया, उस वजह से बाहर टिश्यू कैविटीज़ वगैरह चला गया है और हमारे ब्लड वेसल्स में नहीं है, जिसकी वजह से जो फिलिंग प्रेशर है वो कम हो गया है, और जिसकी वजह से जो वीनस रिटर्न है, जो हार्ट हो मतलब हार्ट राइट एट्रियम में ब्लड को पहुंचना था वो कम हो गया है, जिसकी वजह से हमारे पास शॉक डेवलप हो गया है। सही है। अब हमारे पास आ जाते हैं सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस, जो कि कंपनसेट करते हैं शॉक में। अच्छा, हमारी बॉडी में अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस। कॉज पावर, जैसे यहाँ के लिखा है, पावरफुल सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस इनिशियली मेंटेन्ड बाय आर्टेरियल बायोरेसेप्टर्स एंड अदर वेस्कुलर स्ट्रेचोरेसेप्टर्स। These reflexes stimulate the sympathetic vasoconstrict system in most tissues of the body.
कॉन्स्ट्रिक्ट, वीन्स एंड वीनस रिजर्वायर्स कॉन्स्ट्रिक्ट, हार्ट एक्टिविटी इंक्रीज। जब क्या होता है कि जब भी हमारी बॉडी को पता चल रहा है कि शॉक डेवलप हो रहा है हमारी बॉडी में और आर्टीरियल प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो हमारी आर्टरीज में होते हैं बैरो रिसेप्टर्स, या बहुत सी जगह पर होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स। अब ये क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड का वॉल्यूम हुआ कम, तो ये क्या करेंगे, रिसेप्टर जो होते हैं स्ट्रेच कर देंगे, और या बैरो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें उनको पता चल जाता है कि भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो रहा है। अब जाके हमारी ब्रेन में मेडुला वगैरह के पास जो हमारे पास वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर्स हैं उनको जाके पहुंचाओ, जो वहाँ रिसेप्टर्स हैं उनको जाके सिग्नल पहुंचाओ कि ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, अब हम उन्हें उनका काम करना शुरू करना है। तो जो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर सिस्टम होता है हमारी बॉडी ब्रेन के में, वो क्या करता है, वो एक्टिवेट होता है और वो फिर आर्टीरियल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, वीनस रिजर्वॉयर्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है और हार्ट एक्टिविटी को इंक्रीज कर देता है। इस वजह से हमारी बॉडी कंपनसेट कर लेती है इन द टाइम ऑफ नीड। सही है। Greater effect of the sympathetic nervous system in maintaining arterial pressure than in maintaining cardiac output. इसमें बताया गया है कि the reason for this is that sympathetic reflexes are geared more for maintaining arterial pressure than for maintaining cardiac output. They increase the arterial pressure mainly by increasing the total peripheral resistance, which has no beneficial effect on cardiac output. However, the sympathetic constriction of the vein is important to keep venous return and cardiac output from. इसमें बताया गया है कि जो sympathetic nervous system होता है वो mainly क्या करता है, वो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर देता है। अब जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली आर्टीरियल प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस का काम होता है वो मोस्टली आर्टीरियल प्रेशर को इंक्रीज करने में लगता है, ना कि कार्डियक आउटपुट से ज़्यादा। सही है, मतलब आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा मेंटेन होगा, कार्डियक आउटपुट इतना खास पे काम नहीं करेगा। अच्छा, अब जब हमारी बॉडी ने सब काम कर लिए तो एक आखिरी काम जो होता है वो होता है ब्रेन का। वो ब्रेन क्या करता है, क्योंकि ब्रेन को ऑब्वियसली ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, भाई कहता है कि ब्रेन मुझे ब्लड पहुंचाओ, भले से किसी को जाए ना जाए, क्योंकि ब्रेन बहुत सेंसिटिव होता है अगर नहीं होगा। तो क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है विच कॉजेज एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम व्हेन द ब्रेन बिगिंस टू सर्व। तो क्या होता है कि इस नर्वस सिस्टम का इस्कीमिक रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है कि भाई ब्लड की कमी हो गई है हमारे पास, तो इसको एक्टिवेट करो। अभी जो ये एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और ज़्यादा, मतलब आखिरी हद तक इसको एक्टिवेट कर देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को, और कोशिश करेगा कि ब्लड पहुंच जाए कहाँ, ब्रेन तक। इसको कहते हैं हम लास्ट डिच स्टैंड। सही है। अब ये जो हम कर रहे हैं ये सब सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस वगैरह, ये क्यों मोस्टली हो रहे हैं, ये सबसे मोस्टली आर्टीरियल प्रेशर को भी मेंटेन करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब ये हमारी बॉडी करती क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास एक हार्ट है और एक हमारे पास ब्रेन है। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होंगी तो ऑब्वियसली कोई भी हमारी बॉडी का पार्ट मोस्टली काम नहीं कर ही नहीं सकता। तो ये जो सब रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, सब काम हो रहे हैं, आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि जो नॉन एसेंशियल एरियाज हैं जैसे हाथ हैं या पाँव हैं या कोई और चीज़ें हैं, कोई और ऑर्गन्स हैं या विजरास हैं, उनको पहले ना जाए, और सबसे इम्पॉर्टेंटली पहले हार्ट और ब्रेन को चला जाए ब्लड, ताकि वो ज़िंदा रहें, ताकि वो पहले कंपनसेट हो जाए और फिर उनको उसके बाद बाकी सब ऑर्गन्स हो जाए। इसलिए इन दोनों का ब्लड पहुंचाना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे कि जो कौन कौन से सिस्टम्स होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं। जब भी हमारे पास सर्कुलेटरी शॉक डेवलप हो रहा होता है तो कौन कौन से काम करते हैं। एक तो हमने पहले पढ़ लिया बैरोसेप्टर रिफ्लेक्स, सेकंड हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम इस्कीमिक रिस्पॉन्स, जो हमने पढ़ा था लार्ज डिस्टेंस। वो एक होता है रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, एक फोर्थ है
इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ रेनिन बाय द किडनीज एंड फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन, ये क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्ट करता है पेरिफेरल आर्टरीज को, और also cause a decreased output of water and salt by the kidneys, both of which help prevent progression of shock. Fifth है increase secretion by the posterior pituitary gland of vasopressin antidiuretic hormone which constricts the peripheral arteries करता है, obviously जो उसके हम help है, and greatly increase water retention ताकि blood volume increase हो, ये vasopressin करता है. Increase secretion by the adrenal medulla of epinephrine and norepinephrine, जो कि हमारे पास जो फ्लैट एंड फाइट के हार्मोन्स होते हैं. कंपेंसेटरी मैकेनिज्म दैट रिटर्न द, और कौन से होते हैं, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाती है ताकि ब्लड कैपिलरीज में और ज़्यादा हो जाए. कंजर्वेशन ऑफ वाटर, किडनीज काम करता है और इंक्रीज थर्स्ट हो जाती है. अच्छा, अब ये हार्मोन्स इन सिस्टम्स का हमने नाम दे तो लिया, अब कौन सा कब एक्टिवेट होता है तो ये हमें पढ़ना है. सबसे पहले जो 30 सेकेंड्स में एक्टिवेट हो जाते हैं वो होते हैं सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ कैटेचोलामाइंस बाय द एड्रिनल मेडुला. ये 30 सेकेंड्स के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं. इसके बाद आते हैं एंजियोटेंसिन एंड वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म और रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन. ये 10 मिनट से 1 आवर के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं. ये आर्टेरियल प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं और सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर को भी इंक्रीज़ करते हैं. इस तरह वीनस रिटर्न जो होता है वो हार्ट का इंक्रीज़ हो जाता है. ये 30 सेकेंड्स में काम किया, इन्होंने 10 मिनट्स में किया. और बाकी जो हैं काम, जो एब्जॉर्प्शन हो रही थी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से या ओरल इंजेक्शन वगैरह होती थी, वो 1 घंटे और जो तो 1 घंटे से 48 घंटे का अंदर काम करते हैं. मतलब ये सबसे स्लो काम होता है.